बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूँ अफ़साना और हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेलिस्ट जो है, अपनी सीरीज़ जो है कंप्लीट की है एजुकेशनल पॉलिसीज़ की। वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने एजुकेशन का जो टॉपिक है उसको चूज़ किया है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो साइकोलॉजी की थेरीज़ जो हैं सब आप उनके बारे में जानते ही हैं। ये थेरीज़ जो हैं इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो ना सिर्फ ये हमारी एजुकेशनल लाइफ में, बल्कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी सोशल लाइफ कह लें, उसमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये थेरीज़ जो हैं जब इनको हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी साइकोलॉजी जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है और उसका रोल हमारी लाइफ में कैसा है। तो हम इसीलिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं यहाँ पे ये टॉपिक जो है क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे जब इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। साइकोलॉजी को अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल ले लेते हैं, मगर ये मुश्किल होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको उस तरह से पढ़ते नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को, इस थ्योरी को कंप्लीट करें, और जब आप इसको पढ़ लें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएं कि आप इसको कहीं भी पढ़ें तो आपको पता हो कि हमने इसका जवाब जो है, इसके बारे में हमें आएंगे वो किस तरह से क्लियर करने हैं, उनको किस तरह से देना है। क्योंकि यही थ्योरीज़ हैं बेटे, बहुत बड़ा पार्ट पीपीएससी के पेपर्स का, फिर इसके अलावा एनटीएस के पेपर्स का, कोई भी इस तरह का आपने एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है और उसके अंदर आपको ये पार्ट जो है क्लियर करना ही पड़ता है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर होंगे तो आप उन पेपर्स में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, अच्छे से उनके जवाब दे सकेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल भी सीधे सीधे सवालात तो होते नहीं हैं कि आपने अगर रट्टा लगाया हुआ है, बच्चे जो अक्सर करते हैं, तो उसके बाद उनको क्लियर कर सकें। तो हम बिल्कुल ही अच्छे वे से, नॉर्मल अंदाज में, बहुत ईजी वर्डिंग में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और इसको पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, सिंपल सा इसका जवाब है कि ये इसलिए इसको, इस पियाजे का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये पब्लिश की थी, ये बनाई थी थ्योरी। किसने बनाई थी? एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जीन पियाजे। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी और ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ये सिंपल बच्चे आपके समझ लें कि आपकी नशोनुमा, जहन की नशोनुमा किस तरह से होती है, जहनी नशोनुमा कैसी होती है एक इंसान की, वो बिल्कुल जब वो पैदा होता है तब से लेकर उसके मरने तक का जो अमल है, तब में उसको वो डिस्क्राइब करती है, बताती है कि इंसान की नशोनुमा किस तरह से होती है। तो इस वजह से इसका नाम है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जीन पियाजे जो थे, वो जो अंकल थे वो कौन थे, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड देखिएगा, इसमें वो कह रहे हैं कि हु वाज पियाजे। सबसे पहले तो हम उसका इंट्रो देंगे। अब फर्स्ट पॉइंट में है जीन पियाजे वाज बोर्न इन 1896 इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पियाजे जो है, जीन पियाजे पैदा हुए थे 1896 में, स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, और वो उनकी वफ़ात जो हुई थी वो 1980 में हो गई थी। अब वो पैदा भी स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं, उनकी वफ़ात भी स्विट्ज़रलैंड की है। अब आपको डेट याद रखनी है कि 1896 से 1980 तक। कि जब आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं ना, इस तरह से जब आप इनके उंगलियों को यूज़ करते हुए इन डेट्स को याद रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, उसको दोबारा से रिमाइंड करना, याद करना। फिर है बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जब वो 11 साल के थे, ही रोट अ पेपर ऑन एल्बिनो स्पैरो विच वॉज पब्लिश्ड एंड वॉज द स्टार्ट ऑफ हिज फेमस कैरियर। अब उसका जो कैरियर था वो बहुत मशहूर था। क्यों? इसी वजह से वो मशहूर इंसान थे। तो उनके किस वजह से कोई इंसान मशहूर होता है? क्योंकि अपने काम की वजह से, अपने काम की वजह से ही लोग मशहूर होते हैं। तो उनका जो कैरियर था उनकी पहचान की वजह बना, और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 11 साल के थे, तब से उन्होंने रिसर्च का काम स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक एल्बिनो स्पैरो पे एक पेपर लिखा था जो पब्लिश हुआ, तो उनका जो एक कैरियर था वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे 11 साल के बच्चे जो हैं वो अभी सीख रहे होते चीज़ों को, उनको कई बार तो मैनर्स तक हमें सिखाने पड़ते हैं और सिखा
सिखा रहे होते हैं। अब देखें, अब हमारी सोसाइटी के अंदर 11 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता, हम उनको सिखाते हैं, नरिश कर रहे होते हैं, उनको इस काबिल कहीं MS में जाके इस काबिल बना पाते हैं, वो भी मुश्किल से कि वो कोई भी चीज़ रिसर्च कर पाएँ। अब हमारे माशरे में और उनके माशरे में अब देखिए कितना फ़र्क है। 11 साल का बच्चा है और वो पेपर पब्लिश कर रहा है, ठीक है। अब इसी वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें डिफरेंस भी एंड पे बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा जी, अब हमें 2 बातें पता चल गई कि जीन पियाजे ने ये थ्योरी पेश की थी। पैदा वो 1896 में हुए थे, वफ़ात उनकी 1980 में हो गई थी। वो 11 साल के थे जब उन्होंने एक पेपर लिखा था एल्बिनो स्पैरो पर, और वही उनकी वजह शोहरत बन गया और उनके कैरियर का एक स्टार्ट बन गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, अब कंटिन्यू कर रहे हैं उसी बात को। वो कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग हाई स्कूल ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़रिक वेयर ही बिकेम इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस। अब ग्रेजुएशन करने के बाद वो जो उन्होंने एक ज़रिक नाम की यूनिवर्सिटी है वो वहाँ गए, और वहाँ उनका जो इंटरेस्ट था वो साइको एनालिसिस के अंदर डेवलप हो गया, और यही बाद में बुनियाद बनी थी उनकी कि वो आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी वो साइकोलॉजी में काम करें। फिर वो बात करते हैं कि ही मैरिड इन 1923। अब 1923 में उन्होंने शादी की थी। उनके 3 बच्चे थे और जिनका नाम था जैकुलिन, लूसियन एंड लॉरेन, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बताते हैं पियाजे स्टडीड हिज चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी। अब इन्फेंसी क्या है? बचपन से उन्होंने अपने ही जो अब 3 बच्चों के उन्होंने नाम लिए, क्यों जिक्र किया? हम सोचते हैं कि बच्चों का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, तब उन्होंने उसी को उसके साथ लिंक किया है कि बच्चे जो थे उसने अपने बच्चों के ऊपर उनको उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही थी, उनके ऊपर गौर करना शुरू किया, और यही बुनियाद बनी कि उन्होंने बाद में साइकोलॉजी के ऊपर एक थ्योरी पेश की, क्योंकि उन्होंने इसी के ऊपर रिसर्च की थी। फिर है थ्योरी की बात। अब हम पता चल गया कि पियाजे के कौन थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि थ्योरी असल में उन्होंने कौन सी पेश की थी। आप इसको थ्योरी भी बोल सकते हैं, थेरे भी बोल सकते हैं, कुछ थियरी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। वो कहते हैं वाइल स्टडिंग हिज चिल्ड्रन पियाजे डेवलप्ड थ्योरीज कंसर्निंग हाउ चिल्ड्रन लर्न। उन्होंने ऐसी थ्योरीज लिखी अपने बच्चों को एग्जामिन करते हुए कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, लर्न कैसे करते हैं। हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब उनकी जो थ्योरी है वो कितने स्टेजेस पे है? अब ये मेन क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा सवाल है आपको जो आता है। सवाल क्या है कि जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो उसकी कितनी स्टेजेस हैं? सिंपल सा उसका जवाब है, उसकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले अब देखें, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये 3 स्लाइड्स थी हमारे पास जिनमें हमें पढ़ा। अब हम इसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि वो पैदा हुए थे 1896 में, 1980 में वफ़ात पाई थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने पेपर लिखा था जो उनकी वजह शोहरत बना, उनके फेमस कैरियर का स्टारडम बना, स्टार्ट हुआ वहाँ से। फिर वो कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद वो ज़रिक यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ उनका इंटरेस्ट जो है साइको एनालिसिस में डेवलप हो गया। उन्होंने शादी 1923 में की थी। उनके 3 बच्चे थे। उन बच्चों को जब उन्होंने उनकी डेवलपमेंट देखी, उन पे उन्होंने गौर किया, उनको उन्होंने एग्जामिन किया, तो उन्होंने इस पर थ्योरीज लिखी। अब थ्योरी क्या थी? थ्योरी जो थी, जो उनकी हिट हो गई, जो थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद की गई, जिसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई, वो थी पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और उसकी कितनी स्टेजेस थी? उसकी 4 स्टेजेस थी, ठीक है। अब हम आते हैं थ्योरी के ऊपर। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली स्टेज जो हमारे पास आती है, आपने सिंपल अपने हाथ की आपकी 5 उंगलियां हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने देखना है, जो पहली 4 उंगलियों को देखें, और पहली उंगली जो है उस पर आपने अपना थंब रखना है अपनी सबसे स्मॉल फिंगर पे, और आपने उस पर ये पढ़ना है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। अब फर्स्ट फिंगर जब भी आप देखेंगे अपनी स्मॉल फिंगर को, आपको याद आएगा कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है। ये याद रखने में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखने में आसानी देती हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अब सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात करते हैं। वो क्या है कि ये कब से होती है, इसकी उम्र होती है ये स्टेज की, आप जब बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेकर 2 साल तक। अब आपने साथ साथ जहन में ये चीज़ें घुमानी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है, छोटा बच्चा है, कज़िन है,
या कोई भी है, तो आप छोटा बच्चा आप उस पर गौर करें कि जब वो पैदा हुआ था उसके 2 साल के अरसे, यानी वो सेंसरी मोटर स्टेज उसके ऊपर उस टाइम अप्लाई हो रही है। अब देखिएगा, अब कहते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज इसमें क्या क्या होता है, द चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप। अच्छा, अब जो बच्चा है वो डेवलप कर लेता है चीज़ों को, शुरू करता है डेवलप करना, किन चीज़ों को, डिफरेंट हैबिट्स करता है। अब हाथ और आंख की कोऑर्डिनेशन जो है, फिर है रिफ्लेक्सेस है, यानी इस उम्र में आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं ना वो छोटी छोटी नकलें उतारने लगते हैं अपने माँ बाप की। वो अगर कोई हंस रहा है उसके सामने तो वो खुद हंसेंगे। अगर आप कोई छोटा बच्चा देखें ना, 1 साल का, 1.5 साल का, 6 माह का, आप उसके पास बैठ जाएं और हंसने लगे तो वो आपको देख के उसको लगेगा कि ये हंस रहा है, तो वो आपकी तरफ देख कर हंसना शुरू कर देगा। ये क्या होता है कि बच्चे इमिटेशन स्टार्ट करते हैं, बच्चे आपको देख कर कुछ करने की कोशिश करते हैं और इसी से उनके अंदर कुछ हैबिट्स जो हैं वो भी आ जाती हैं। फिर अब क्या बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वो कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, परमानेंस का सबको पता है कि कोई चीज़ जो मुस्तकिल है हम उसको परमानेंस कहते हैं, परमानेंसी की बात करते हैं उसकी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज़। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस इससे मुराद ये है कि बच्चे जो हैं जैसे जैसे मतलब अगर वो 0 टू 2 ईयर्स है ना, तो अगर वो 0 वाली साइड पे उसकी एज है, यानी कि 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि उनको नहीं पता कि कोई भी चीज़ जो है वो अपनी असल हालत जो है वो मतलब उसकी एक एग्जिस्टेंस उसके इर्द गिर्द मौजूद है। जैसे अगर आप किसी बच्चे के सामने कोई चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल एक पेंसिल है मेरे पास इस टाइम मेरे हाथ में, तो ये सामने बच्ची के रखी हुई है, तो उसको पता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको पता है कि ये मौजूद है। पर जैसे ही बच्चे ने पकड़ने की कोशिश की, अब माँ को लगा, अब ये मुझे लगा कि मेरे सामने एक बच्चा, मुझे लग रहा है कि इस बच्चा ये पकड़ के आँख में लगा लेगा या उसके मुँह में लगेगी, बच्चे ऑटोमेटिक मुँह की तरफ चीज़ें लेके जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको ऐसे करके पीछे गिरा दूंगी या इसको कहीं छुपा लूँगी अचानक से, और मैं बोलूँगी इसको तो ले गया कोई, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, उसको लगेगा कि ये वाकई कौवा ले गया, ठीक है। इस तरह की आपके घर में होती हैं। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर डेवलप नहीं हुई। अब जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जैसे वो 2 साल की तरफ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि अगर मैं इस तरह करूँगी ना, तो बच्चे को पता होगा कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ये ये परमानेंटली मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे मेरी नज़रों के सामने मौजूद है या नहीं है। अब वो कह रहे हैं नोइंग समथिंग एग्जिस्ट, वो कहते हैं इवन दो इट कांट बी सीन, वो कहते हैं कि इसमें वो समझ लेते हैं कि कोई चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस रखती है, चाहे वो मेरे पास, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मौजूद है या नहीं है। तो नेक्स्ट में वो कहते हैं कि जी एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, पियाजे रेफर टू द चिल्ड्रन इन दिस स्टेज एज लिटिल साइंटिस्ट। अच्छा, पियाजे जो है ना वो कहते हैं कि इस उम्र में ना बच्चा एक छोटा सा साइंटिस्ट होता है, वो चीज़ों को सर्च करने लगता है, चीज़ों के बारे में साइंटिफिक व्यू रखता है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। जैसे वो कोई फीडर देखेगा तो वो कहेगा कि ये मुझे मिल जाए, कोई खिलौना देखेगा उसकी तरफ हाथ करेगा ये मुझे मिल जाए, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अगर कोई हंस रहा है तो वो हंसेगा, उसको लगेगा कि ये हंस रहा है तो मुझे भी शायद हंसना चाहिए, या कोई रोएगा तो वो परेशान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो कहते हैं एक लिटिल साइंटिस्ट है जो छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पे कीजिए ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स। अब वो जैसे कि ये बच्चा है ना 2 साल की उम्र तक बच्चे जो है ना धीरे धीरे पाँव पाँव चलना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होगा, बच्चा है अगर उसने पाँव पाँव चलना शुरू किया है तो वो गिर भी सकता है, ठीक है, गिर तो सकता है ना। अब कई बार बच्चे गिरते हैं तो क्या होगा, अगर इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उसकी तरफ देख के वो हंसेंगे, ठीक है। अब उनको तो वो प्यारा लग रहा था, उनको लगेगा कि हाउ मच क्यूट, ठीक है। या फिर अगर उसको चोट नहीं लगी, तो चोट लगी तो फिर तो ज़ाहिर है परेशान होते हैं सब। अगर वो बच्चा गिर गया, उसको चोट नहीं लगी है, वो ऐसे ही बस खड़ा था, बैठ गया, उसने रोना शुरू किया, पास वाले लोग समझते हैं कि वो लुकिंग क्यूट ना, तो वो उसको क्यूट समझेंगे और वो स्माइल पास करेंगे या हंसेंगे, तो क्या होगा, वो जो बच्चा है वो उसको लगेगा कि शायद मेरे देख के हंस रहे हैं, और उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि वो उसको लगेगा कि शायद मुझे चलना नहीं चाहिए, तो मे बी वो नेक्स्ट टाइम चलने से थोड़ा परहेज़ करे। तो इससे है कि बच्चे जो वो बात कर रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर, कि जब भी वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको एरर्स का सामना करना पड़ता है। अगर वो कोई चीज़ पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पकड़ेंगे तो वो हो सकता है कि उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं होती ना, तो हो सकता है कि उनसे पकड़ी ना जाए, तो उनको एरर्स का सामना करना पड़ता है। लिटिल साइंटिस्ट इसीलिए तो कहा गया है उनको।
चले हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी हमने एक फिंगर पे सेंसरी मोटर पढ़ा, ठीक है। अब उसके आगे हम नेक्स्ट पे जब जाते हैं तो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज है हमारी, ठीक है, और ये सेंसरी मोटर से एक लेवल अप जाती है। अब क्या है, इसकी एज जो है, पहली जो सेंसरी मोटर थी वो 0 to 2 ईयर्स थी, अब ये 2 to 7 ईयर्स है। 2 साल से 7 साल का बच्चा जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, अब देखिएगा, अब वो कहते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप। अच्छा, चाइल्ड जो है, अब कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं जो उसको मिलती हैं इसमें। एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स विद इमेजेस एंड वर्ड्स। अब देखिएगा, अब जो पास्ट पिक्चर अगर मैं इसको करीब करूँ तो ये देखें, बच्चे जो है इसमें थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी दिख रही होगी कि सामने पेज पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बच्चे एक छोटी सी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें वो कहता है कि बच्चे के अंदर ये एबिलिटी तो आ जाती है कि वो मुख्तलिफ इमेजेस को और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने लगता है। जैसे कि अगर कोई लैपटॉप है तो उसको पता होगा कि ये लैपटॉप है, अगर वो कहीं लैपटॉप की इमेज भी देखेगा ना तो उसको पता होगा कि ये लैपटॉप है, मेरे घर में जो पड़ा हुआ है ना लैपटॉप, ये वही लैपटॉप है, ठीक है। अगर फ़ोन है तो उसको पता चल जाएगा। इसमें आप देखिएगा कोई टीचर्स जो होती है ना अक्सर एक ट्रिक यूज़ करती हैं। अगर बच्चे को वो पढ़ा रही है ना, फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल पढ़ाया तो वो कहेंगी आपने एप्पल खाया है कभी, तो वो कहेगा जी खाया है, या यस, या कुछ भी, वो जाहिर सी बात है उसने खाया होगा और उसको याद आएगा कि हाँ ये वैसा, कहेंगी हाँ ये देखो एप्पल भी वैसा ही है जैसा आपके घर में आया था, अगर माँ ने आपको सेब बताया है या कोई भी आपकी लैंग्वेज है उसमें वर्ड यूज़ किया है, आपको बताया है, तो वो कहेंगे कि ये वही सेब है जो आपने खाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो पिक्चर देखेंगे उनको पता होगा कि उसी सेब की बात हो रही है। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, कि बच्चे जो है ना इसमें लैंग्वेज स्किल डेवलप करते हैं, वो इसमें बोलना सीखते हैं और उनकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप हो जाती है। फिर उनकी इमेजिनेशन जो है, थर्ड पॉइंट पे देखें, इमेजिनेशन जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। अब देखें, अब किसी भी चीज़ को वो देखेंगे, जैसे अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई काम वो करना चाहते हैं, सामने अगर कोई क्रिकेट मैच है, ठीक है, अब वो टीवी में देख रहे हैं, बच्चे मैच लगा हुआ है और वो देख रहे हैं और वो खुद को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि ये इस तरह से खेलेंगे, ये इस तरह से बैट पकड़े हैं, मैं भी इस तरह पकड़ूंगा, या इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ना वो अपने जहन में बना रहा होता है, पर अभी जाहिर सी बात है वो उसमें परफेक्ट नहीं होता, तो उसके जहन में वो चीज़ें परफेक्टली आ रही होती हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आप खुद को भी ज़रा गौर करें तो आप देखें, अगर कोई सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता है, हैंड फ्रीज लगा के सुन रहे हैं, तो आप इमेजिनेशन में उसी सॉन्ग के ऊपर खुद स्टेप्स कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है यू आर डूइंग परफेक्ट, पर अगर आप सच में करना चाहें तो आप वो नहीं कर पाते। ये एक मिसाल है उस बच्चे की जो 2 से 7 साल की उम्र में है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता है और इमेजिन करता है, उनको इमेजिनेशन में परफेक्टली वो कर रहा होता है, मगर वो अभी उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी इमेजिनेशन को और अपनी बॉडी को कंबाइन कर सके, तो वो इसको सिर्फ इमेजिनेशन तक ही रखते हैं, इसीलिए इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला गया है। अगर आप गौर करें तो ऑपरेशनल देखें, आप कोई भी काम है और प्री यानी काम से पहले का जो थोड़ा सा अरसा है ना, काम तो उसको दिख रहे हैं, अब उसको पता लग रहा है मैं कर सकता हूँ, इमेजिन भी हो रहा है, वो इसके बारे में स्कीमें भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब उसकी स्कीम्स रेडी हैं मगर वो काम करने के लिए अभी रेडी इस स्टेज में नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन एंड प्ले ड्यूरिंग दिस स्टेज दे बिगिन टू यूज रीजनिंग, however it is mainly initiative इंस्टेड ऑफ लॉजिकल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लॉजिकल जो है ना वो लॉजिकल होने की बजाय वो उस चीज़ को इमिटेट करते हैं या वो उसको इमेजिन करता है, यानी किसी काम से पहले का जो वक्त होता है वो ये काम कर रहे हैं स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट है अब है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे आप देखिए कंक्रीट का वर्ड यूज़ किया गया है। कंक्रीट का वर्ड अगर हम लेना तो आमतौर पर हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि जैसे कुछ सॉलिड चीज़ है, ठीक है, कंक्रीट है ये। तो हम अब इसके अंदर जो प्री ऑपरेशनल पे वो जो चीज़ें सोच रहा था ना कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं
इमेजिनेशन में वो काम कर रहा होता है, यहाँ पे आकर वो काम करना स्टार्ट कर देता है, मगर इसमें अभी भी उनको परफेक्टनेस नहीं मिलती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिन द डेवलप द फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक। अच्छा, अब लॉजिक की तरफ ना, इसमें लॉजिक की तरफ आने लगता है, ठीक है। अब एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स, एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये तीनों चीज़ें आप इसमें जुड़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट जो है अब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनको खुद से सॉर्ट कर सकता है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेगा, क्योंकि उसकी एज देखें 7 से 12 साल तक की एज तक ये अप्लाई होती है स्टेज। और इस दौरान बच्चा जो है अब मुख्तलिफ़ अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व करने लगता है, ठीक है। अब जैसे है कि वो ड्रेसिंग, अब ड्रेसिंग के बारे में पहले उसकी अम्मा करके देती थी, अब वो कहता है कि जी मैं खुद करूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है, या मैं इस जगह पे जाऊँगा तो मैं ये पहनूंगा। बच्चों के लिए यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। या वो अपने दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हो गया, वो घर आके नहीं बताएगा, वो उसको खुद सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि वो चीज़ों को जब देखता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, यहाँ तक उसकी वोकेबलरी ग्रो कर चुकी होती है, उसकी इमेजिनेशन ग्रो कर चुकी होती है, उसको चीज़ों के बारे में वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सा है और ये कौन कौन से काम आता है। फिर है एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। देखें, अब ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकता है, कि उसको फॉर एग्जांपल अगर किचन कैबिनेट्स हैं तो बच्चियां जो हैं वो इस दौरान इस एज में उनको पता लग जाता है कि अगर मेरे पास अगर कोई घर में कोई आपके बाबा, आपकी मदर, आपके भाई अगर कोई राशन लेके आए हैं तो उसको पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कौन से कैबिन में रखनी है, ठीक है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उनकी क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखकर डाल सकता है, ठीक है। अब जैसे कि उसको पता होगा कि एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि उनको पता होगा, पहले बच्चों को नहीं पता चलता कि जानवर में और परिंदे में क्या फ़र्क है, तो उसके बाद उनको पता होगा परिंदों के 2 पर होते हैं, 2 टांगें होती हैं, और जानवरों की 4 टांगें होती हैं, दुम होती है। तो फिर उनको उनकी इन करेक्टरिस्टिक की वजह से वो उनको उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें वो डाल सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, जैसे एनिमल्स को और बर्ड्स में वो डिफरेंस कर सकता है। फिर वो कहते हैं जी कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है। अब देखें, एक बच्चा है, उसके सामने आप 2 गिलास रख देते हैं, ठीक है, एक जो थोड़ा लंबाई में है और एक में थोड़ा चौड़ाई में है। अब दोनों में पानी सेम है, ठीक है। अब एक में आपने पानी डाला हुआ लंबा ग्लास है और उसी में सेम हाफ ग्लास पानी है, तो आप बच्चे को दिखाते हो कि ये पानी देखो, वो देख लेता है। अब उसके सामने आपने क्या किया, वो यूं करके डाल दिया दूसरे जो उस गिलास में, उस बाउल में जिसकी चौड़ाई नीचे से ज़्यादा थी, उसकी लंबाई कम थी। अब पानी जो है अब उसमें जाकर फैल जाएगा और उसकी जो हाइट है वो कम रह जाएगी। तो अब उससे पूछोगे क्या, मुझे बताओ, क्या मैंने यहाँ से यहाँ डाला तो पानी कम हो गया, या पानी की जो है क्वांटिटी उतनी ही है, पानी उतना ही है। तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जो है सिर्फ शेप बदली है, पानी की क्वांटिटी या पानी जो है वो कम नहीं हुआ। वो शायद ये कहेगा कि ये पानी इधर ज़्यादा था, इसका लेवल, इसमें लेवल कम है तो इसमें पानी कम है, ठीक है। इवन उसके सामने सब कुछ हुआ है, क्योंकि उनके अंदर कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आगे वो बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस है ना, वो कहते हैं कि उसकी वजह से ही वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में वो लॉजिकली वो नहीं समझते हैं। 4th स्टेज पे आते हैं। फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज है, फोर्थ स्टेज है और ये सबसे हाई लेवल की स्टेज है। इसमें वो कहते हैं जी 11 साल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 11 से 15 साल, मगर इसकी जो कई जगह पर इसके बारे में कहा जाता है कि ये 11 से लेकर इसके बाद वाले सारे लेवल्स तक ये स्टेज जो है वो मौजूद रहती है। 15 साल तक आप इसको नहीं रोक सकते, आप 11 से अपवर्ड इसको लेंगे। फिर है ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब वो कहते हैं कि इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या क्या करना स्टार्ट कर देता है। सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताऊं, पीछे जितनी भी चीज़ों की बात हुई है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हुई है, आपकी कोऑर्डिनेशन की बात हुई है, कंजर्वेशन की बात हुई है, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने की, ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने की, लैंग्वेज की और ये लॉजिक की, हर चीज़ के अंदर इस स्टेज पे आकर परफेक्टनेस आ जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चा जो है बिल्कुल अपनी चीज़ों में अपनी पीक पर चला जाता है। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करूँ तो ये देखें, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ डूइंग वेल। अब देखें, अब यहाँ पे बच्चा जो है यहाँ पे आकर वो अपने आप को समझ जाता है, यहाँ पर आकर उसको इस चीज़ में
मिल जाती हैं। अब ये 13 टू अपवर्ड ईयर्स जितने भी हैं उसमें ये स्टेज अप्लाई होगी। अब यहाँ पे एबिलिटी टू हिपोथेसिस टेस्ट एंड री इवेलुएट हिपोथेसिस, चिल्ड्रन बिगिन थिंकिंग इन ए फॉर्मल सिस्टमेटिक वे। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना सिस्टमेटिक वे में बच्चे जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं और उनकी जो अपनी बॉडी को, अपनी थिंकिंग को वो इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके यूज़ कर सकते हैं। वो जो सोचते हैं वो करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा वो समझ जाते हैं कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करती। वो अपनी परमानेंस को, अपनी अपीयरेंस को चेंज भी कर सकती हैं। अब हिपोथेसिस क्या है कि हम किसी चीज़ के बारे में मफरूज़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में एक टर्म जो है एक और यूज़ होती है, ठीक है, वो होती है यहाँ पे हिपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप इसको नोट कर सकते हैं, हिपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। अब क्या है, अब ये 3 वर्ड पे है, कंसिस्ट है, मतलब मुश्तमिल है। अब ये हिपोथेटिको क्या है, किसी चीज़ के बारे में आप हिपोथेसाइज कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने एक मफरूज़ा बना लिया कि जैसे एक बच्चा है बाग में, तो आप भी वहाँ वॉक कर रहे हो, वो भी है वहाँ पे, वो अकेला है और ही इज़ क्राइंग, ठीक है, वो रो रहा है। अब आप उसके बारे में सोचते हो कि पता नहीं ये क्यों रो रहा होगा, तो आप ना उसके बारे में छोटे से अपने जहन में कहानी बना लेते हो कि शायद ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, या ये इसको किसी ने मारा है, या ये गिर गया है, या इससे किसी ने कोई चीज़ छीन ली है। अब आपको नहीं पता असल रीज़न क्या है, ठीक है, मगर आपके जहन में कुछ मफरूज़े बन रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, अब कुछ ऐसी बातें बन रही हैं उसके बारे में जो शायद एग्जिस्ट ना करती हो, मगर आपको रियल जो बात है उस तक पहुंचने में हेल्प आउट कर रही हैं, ठीक है। अब रीजनिंग क्या है, अब रीजनिंग यही है कि किसी चीज़ के बारे में रीज़न तलाश करना, उसकी वजह देखना, कि आप देखते हो कि वैसे आखिर वो रो क्यों रहा है। अब फिर जब आप ये बात करते हो, फिर आप कहते हो कि अब देखो, अब अकेला बच्चा यहाँ तो नहीं आएगा, अगर वो आया है तो हो सकता है माँ बाप इधर उधर हो गए हों, ठीक है। अब आप इसको कट कर देते हो कि हो सकता है कि साथ वाला जो यहाँ पे घर है उनमें से, वो कहते हो नहीं ठीक है, माँ बाप से नहीं बिछड़ा है, ठीक है। फिर आप कहते हो कि इससे किसी ने कुछ छीन लिया है, तो आप देखते हो कि उसके हाथ में लॉलीपॉप भी मौजूद है, या उसके हाथ में कोई खाने वाली चीज़ मौजूद है, यानी किसी ने कुछ नहीं छीना। फिर आप गौर करते हो तो आप देखते हो कि उसकी कहनी पे एक चोट का निशान है, या वो बार बार अपने बाजू को पकड़ा है या अपने टांग को पकड़ा है, तो आपको एहसास होगा कि अगर उसको शायद वो पेन है, यानी वो कहीं गिरा है। अब आप देखो, अब रीजंस के अंदर से डिडक्ट करते हुए रियल चीज़ जो है, रियल रीज़न तक पहुंच गए हो, तो दिस इज़ कॉल्ड हिपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, अपनी ऐसी सिचुएशंस को यूज़ करके रियल सिचुएशन तक पहुंचना जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन सिचुएशन को यूज़ करके रियल सिचुएशन तक, रियल सॉल्यूशन तक पहुंचना जो है इस स्टेज में आ जाता है। और पिछली तमाम जितने भी हमने टर्म्स की बात की उसमें परफेक्टनेस इस स्टेज में आ जाती है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब ये जो है एक नेचुरल टर्म है, ठीक है। अब जीन पियाजे जो है ना, वो मैं इसमें अब ऐड करूँ कुछ चीज़ें, तो वो कहते हैं कि एक बच्चा अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसने उसमें सही तरह से ग्रो नहीं किया, ठीक है, अगर उसने वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाया, तो वो अगली स्टेज तक कभी नहीं पहुंच सकता, वो वहीं पे रह जाएगा। फिर वो बात करते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक वे है, ये मुसलसल नहीं चलता, उन्होंने ज़िंदगी को मुख्तलिफ स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वो कहते हैं कि अगर एक स्टेज नहीं आपने हल की, उसमें आपने नहीं सक्सेस हासिल की, तो आप दूसरी पे कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। ये कंटिन्यूस अमल नहीं है। वो इसको कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता होता है कि क्या जो जीन पियाजे का जो थियरी है उसके अंदर ज़िंदगी एक मुसलसल अमल है, तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, उसकी नज़र में ज़िंदगी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो मुसलसल अमल नहीं है, उसने इसको डिवाइड किया है 4 स्टेजेस के अंदर। अब आप ये चंद ऐसी चीज़ें थी, आप कहीं भी इसको पढ़ोगे यही आपको टर्म्स मिलेंगी, यही चीज़ें मिलेंगी, और यही आपको, अगर आप इनको बार बार सुनते हो या आप इसको बार बार कवर करते हो, आप इसके मेन पॉइंट्स बना लेते हो, नोट्स बना लेते हो, आपको कभी भी ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो, आपने कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको ये स्लाइड शेयर चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।